तो जो सच्चाई थी यही जो मैं बातें आपको बताया, मैंने कोकन आयोग के सामने रखा कि वहाँ मैं जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ और सच्चाई बोल रहा हूँ। भले आज मैं राष्ट्रवादी में हूँ तो उनको ऐसा लगा कि भाई मैं राष्ट्रवादी में गया हूँ तो कुछ न कुछ प्लानिंग बना के 18 पहले गए फिर मैं गया, लेकिन हम दोनों के बीच में 11 महीने का गैप है। मैं खाली चाहता हूँ, मेरा सपना ये है कि मैं इस शहर का कोई विकास कर सकूँ। मैंने उनके बोलने पे पार्टी से शोकास नोटिस भी दिया, उनको पार्टी से निकाल भी दिया। निकालने के बाद उनको उस वापस व्हीप देने की बात आई तो मैंने मना भी किया, जब पार्टी से निकाल दिया व्हीप काहे की। शहर के अंदर कुछ ना कुछ होनी चाहिए बुनियादी चीज़ें, लेकिन आज कुछ भी नहीं है। ये हमारे बहुत अफसोस की बात है। मुझे उम्मीद है राष्ट्रवादी पार्टी में इंशाल्लाह अवार साहब के 2022 में जिस तरीके से आज वो काम कर रहे हैं, पब्लिक की जनता में एक आया कि राष्ट्रवादी को सपोर्ट करना चाहिए। आने वाला जो वक्त रहेगा इंशाल्लाह 2022 के अंदर, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल से कि राष्ट्रवादी का ही मेयर बनेगा। कि मैं वहाँ पे ना 28 के फेवर में गया था ना मैं 18 के फेवर में गया था। मैं एक जो मेरा गवाही थी मैंने गवाही दिया, लेकिन अब एक अध्यक्ष से नाते, पार्टी के अध्यक्ष नाते अब 18 नगर से वो राष्ट्रवादी में आए तो मुझे खुशी है कि भाई वो लोग के साथ जो फैसला हुआ सही हुआ। देखिए वो कहीं पे भी जावे, पहला फैसला जो होता है वही देखा जाता है और यूडी में भी यही फैसला इंशाल्लाह आएगा। और यूडी में जावे, हाई कोर्ट में जावे या सुप्रीम कोर्ट, अल्लाह ताला का एहसान है कि पहली सीढ़ी इन लोगों को कामयाबी मिली है, आगे भी इनको कामयाबी मिलेगी। ये मैंने कांग्रेस में 10 साल भिवानी शहर जिला कांग्रेस का मैं अध्यक्ष था और 2 बार मैं एमएलए का इलेक्शन भी कांग्रेस पार्टी से लड़ा। मुझे कांग्रेस पार्टी से कोई शिकायत नहीं है। कांग्रेस में जो लोग हैं यहाँ के भिवानी लोकल में, उनसे शिकायतें थी और जो मैं हमेशा लड़ाई लड़ा, सच्चाई की लड़ाई लड़ा और ईमानदारी की लड़ाई लड़ा और पार्टी को मैंने 10 साल के अंदर कांग्रेस का रिजल्ट भी दिया। लेकिन हमारे जो सीनियर लीडर थे कांग्रेस पार्टी में, रशीद ताहिर मोमीन, जो भिवानी शहर में गद्दार के नाम से फेमस है, उन्होंने ज़िंदगी भर आवाम के साथ गद्दारी की। पार्टी तो ऐसा बदला जैसे हम लोग हर एक दिन छोड़ के कपड़ा बदली करते, वैसा उन्होंने पार्टी बदली किया। जैसे कि सबसे पहले ये अपना कांग्रेस पार्टी एस में थे, उसके बाद वो चले गए जनता दल में, जनता दल से बाद वो कांग्रेस से एमएलए बने। कांग्रेस के एमएलए बनना, टिकट नहीं मिला तो टीवी आज़ाद से लड़े। उसके बाद वो समाजवादी से आमदार बने, समाजवादी से लड़े। फिर समाजवादी ने टिकट नहीं दिया तो राष्ट्रवादी से लड़े। राष्ट्रवादी के बाद कांग्रेस में शामिल हुए। 2017 के अंदर जनवरी में ये कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और शामिल होने के बाद 2017 के इलेक्शन में इनके भाई को मैंने बल्कि टिकट भी दिया और 2019 में मुझे पार्टी ने उम्मीदवार, एमएलए का उम्मीदवार बनाया। इन्होंने खुल के पार्टी की और मेरी मुखालफत की और इन्होंने एमआईएम का काम किया। यहाँ तक कि जो पोलिंग बूथ पे के लिए एक बूथ पे पैसा दिया जाता है, हमने 6,000 रुपये एक बूथ पे दिया था। रिक्शा लगाना, टेबल पे बैठना, नाश्ता पानी करना, बूथ एजेंट का, ये सब एक बूथ पे 12 बूथ का उन्होंने पैसा लगा लिया और इलेक्शन के दिन एक भी बूथ पे उन्होंने कोई भी अपना आदमी बैठाया नहीं। उसके अलावा और भी जो खर्च होते हैं वो आप समझते होंगे, जो बोलना चाह रहा हूँ, वो भी उन्होंने लिया। लेकिन ये इनका पूरा घर खुल के एमआईएम का काम किया। मैंने उसके बाद इलेक्शन ख़त्म होने के बाद मैंने अपने हाईकमान को, बाला साहब थोरात को, जो वहाँ पे महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष थे, उनको लिखित में 10 से 11 बार लेटर भिजवाया। कोविड का टाइम था, ईमेल किया मैंने। तो अक्टूबर 2020 में 24 तारीख को एक ईमेल आता है कि आपको अध्यक्ष पद से कार्य मुक्त किया जाता है। तो मुझे कोई अफसोस नहीं है, लेकिन बनाया गया रशीद ताहिर मोमीन को अध्यक्ष। तो मेरी लड़ाई ये थी कि पार्टी से जिसने गद्दारी किया, जिसकी मैंने कंप्लेन किया, पूरा शहर जानता है कि पार्टी से गद्दारी किया, उसको आप अध्यक्ष पद दे रहे हैं और गद्दार को अध्यक्ष पद दे रहे हैं, तो मैं गद्दार के अंडर में काम नहीं कर सकता। उसको सज़ा देना चाहिए, तो आप उसको छोड़ के आप किसी और को दीजिए। ये लड़ाई मेरी चलती रही। काफ़ी तादाद के नगर सेवक मेरे साथ में थे, काफ़ी पूरे पदाधिकारी संगठन पूरा मेरे साथ में था। हमको खाली आश्वासन मिलता रहा, उसको हटाएंगे, उसको हटाएंगे, उसको हटाएंगे, लेकिन उसको हटाया नहीं गया। 10 महीने तक के मैं इंतज़ार किया और इंतज़ार करने के बाद एक भी मीटिंग में और एक भी जगह मुझे
कांग्रेस ऑफिस से कोई कॉल नहीं आया मीटिंग का उसका। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे एकदम साइडलाइन किया जा रहा है और ये पूरे गद्दारों का, ये कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसा हो गया है कि जो गद्दार जितनी गद्दारी करता है उसको इनाम दिया जाता है। अच्छा, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे वापस से बनाया जाए, मैंने ये कहा उसको हटा के आप किसी को भी बनाइए, मैं एक कार्यकर्ता बन के काम करूँगा। लेकिन वो मेरी बात सुनी नहीं गई और ये सब पूरे शहर में मैंने राय मशवरा किया कि मुझे क्या करना चाहिए। शहर में यही लोगों की आवाज़ आई, शोएब भाई आप राष्ट्रवादी पार्टी ज्वाइन करिए, ये एक अच्छी पार्टी है, संगठन को ताकत देती है, शहर का विकास करती है और महाराष्ट्र में आज राष्ट्रवादी सबसे अच्छा परफॉर्मेंस सबसे अच्छा उसी का है। तो सबकी राय मशवरा करके मैं वो गद्दार के अंडर में काम नहीं कर सकता था और उसके बाद फिर मैंने राष्ट्रवादी पार्टी ज्वाइन किया। तो ज्वाइन करने से पहले जितेंद्र आवाज साहब ने मुझे शरद पवार साहब से मिलाया, वहाँ पे बहुत सी बातें हुई। बात होने के बाद जयंत पाटिल साहब से मुलाकात हुई। तो मैंने 3-4 शर्त रखा कि 2000 अगर आप मुझे जिम्मेदारी दे रहे हैं अध्यक्ष पद की और पार्टी में शामिल मैं हो रहा हूँ तो मुझे मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, क्योंकि अब मुझे आगे अभी फ़िलहाल कोई एमएलए का या एमपी का कोई इलेक्शन लड़ने का मेरा कोई मूड नहीं है। मैं खाली चाहता हूँ, मेरा सपना ये है कि मैं इस शहर का कोई विकास कर सकूँ और जो मैं कांग्रेस में रह के नहीं कर पाया, जो शहर का विकास जिस तरीके से होना चाहिए था। छोड़ने की वजह ये भी है कि जो 2019 में आमदार का इलेक्शन हुआ और 2017 के अंदर कांग्रेस को 47 सीट चुन के दी गई थी, मैंडेट लोगों ने भरोसा किया था। लेकिन उस टाइम में महापौर कांग्रेस का बना, 2.5 साल कांग्रेस महापौर का था जावेद दलवी। वो इतना लाखारा, इतना निकम्मा निकला, इस शहर को लूटने का काम सिर्फ उसने किया। हम लोग अगर उसको कुछ बोलते थे तो हमको डांट, तो हमसे उम्र में काफ़ी बड़ा था, सीनियर था, तो हमको बाकायदा डांट के दबाया जाता था, हमारी सुनवाई नहीं होती थी महापौर के सामने। तो 2019 तक उसने अपनी मनमानी किया, रोड रास्ता उसने कुछ बनाया नहीं और खाली कमीशन के लालच में। तो उसका 2019 में जो आमदार का इलेक्शन आया पश्चिम और पूरब में, दोनों को कांग्रेस पार्टी को भुगतना, उसकी सज़ा भुगतनी पड़ी, दोनों सीट चली गई। तो ये आमदार ये सब जो जावेद दलवी, रशीद ताई, ये जो मनमानी करते हैं, दादागिरी अपने पार्टी में रह के करते हैं, ये सिर्फ उनकी वजह से आज ये जो कांग्रेस पार्टी नुकसान उठा रही है, सिर्फ उसकी वजह ये है, ये लोगों ने हमेशा शहर को लूटा है। तो राष्ट्रवादी पार्टी में ज्वाइन किया तो मैंने शर्त रखा था कि भाई सबसे पहले भिवंडी शहर में 100 MLD पानी आना चाहिए, पानी की बहुत समस्या है। दूसरी समस्या है IGM हॉस्पिटल, मजदूरों का शहर है, यहाँ पे सब मजदूर लोग ज़्यादा रहते हैं। 10 लाख की आबादी शहर की है और 4 लाख आबादी ग्रामीण की है, 14 लाख लोग उधर आते हैं। और उप जिला हॉस्पिटल है और उप जिला हॉस्पिटल में मजदूर, आज मिडिल क्लास लोगों को कहीं डॉक्टर के पास जाना है, दवाइयाँ खरीदना है, तो आज सबके बस की बात नहीं इतना बेयर कर सके, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा। तो IGM हॉस्पिटल के अंदर हमारी सोनोग्राफी मशीन है, एक्सरे मशीन है, CT स्कैन मशीन है, डायलिसिस मशीन है, लेकिन किसी में भी ऑपरेटर नहीं है, सब बंद पड़ा हुआ है, मशीनें सब सड़ रही हैं। उसके अलावा जो डिलीवरी होती है उसमें पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है। बच्चों का जो पैदाइश होती है, माँ को मुंह नहीं दिखाते जब तक 2000-3000 दाई लोग पैसा नहीं ले लेते। ऐसे बहुत से प्रॉब्लम वहाँ के अंदर हैं। ये 2013 के अंदर 200 बेड हॉस्पिटल में पास हुआ है, तो लेकिन कुछ PWD की कुछ वजह से वो मामला वहीं रुका हुआ है। तो उसको सही क्लियर करके 200 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। IGM की जो भी तकलीफ़ें, जो भी शिकायतें हैं वो दूर होना चाहिए। तीसरा, हमको कुछ फंड, इतना बड़ा पैकेज, जो महानगर पालिका, हमारी हालत बहुत ख़राब है, कम से कम इतना बड़ा पैकेज जो रोड, रास्ते, गटर, नाली, ये सब जो बुनियादी काम है, मूलभूत सुविधा जो है वो लोगों को मिलना चाहिए। तो एक हमको बड़ा पैकेज मिलना चाहिए, ये हमने तीसरी मांग किया था। पावर लूम को लेकर मांग किया, 4-5 मांगें की थी, जिसके अंदर हमको पहला इनाम 100 MLD पानी 1 हफ्ता पहले अधिवेशन के अंदर पास हुआ। अल्लाह का शुक्र है, जिस तरीके से राष्ट्रवादी पार्टी काम करती है और उनकी ताकत मैंने देख लिया। दूसरा, अभी कुछ कोरोना का वापस से थोड़ा से केसेस चालू हो गए हैं। जैसे कुछ मामले केस ख़त्म होते हैं तो जो मंत्री राजेश टोपे जी, वो आने वाले IGM हॉस्पिटल का जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, आवाज साहब के साथ आने वाले दौरा करेंगे। दौरा करके जो भी मामला हैं वो जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करेंगे। अजीत दादा पवार साहब से तकरीबन बात हो चुकी है एक बड़ा पैकेज देने की। तो ये काम राष्ट्रवादी का देखते हुए आज मुझे ये एहसास हो रहा है कि मैं राष्ट्रवादी पार्टी में, मुझे जो मैं 10 साल अध्यक्ष कांग्रेस में दिया था, ये मुझे राष्ट्रवादी पार्टी में देना चाहिए था। बहुत लेट हो चुका हूँ मैं, और लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो काम जिस तरीके से राष्ट्रवादी पार्टी कर रही है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस शहर का विकास पूरा होगा। आपने पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए एनसीपी के लिए क्या? क्योंकि मैं हमेशा लोगों को जोड़ के
चलता हूँ, जोड़ने का काम करता हूँ और काफ़ी लोग राष्ट्रवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। आपने देखा होगा जब मैं पार्टी में शामिल हुआ, जिस तरीके से पूरे शहर में चारों तरफ से, कोने से, हर जगह से 29 वार्डों में मेरा सत्कार हुआ और वो भी बड़े पैमाने पे। इसका मतलब कहीं ना कहीं जोश पब्लिक में और ख़ासकर युवाओं में बहुत ज़्यादा है और उनको एक उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी को देख लिया, समाजवादी को देख लिया, हर पार्टी को देख लिया, अब राष्ट्रवादी को क्यों नहीं आजमाया जाए। तो नौजवान पीढ़ी जो है बहुत जुड़ती जा रही है, क्योंकि हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर खासकर, तो संगठन कहीं ना कहीं हमारा उस पर मजबूत होते जा रहा है और एक दूसरे को राय मशवरा करके हम जो भी काम कर रहे हैं वो फैसला कर रहे हैं। कारपोरेशन में बहुत उतार चढ़ाव आ गए आपके जाने की वजह से। 18 कारपोरेटरों का भी मामला बहुत विवादित चल रहा है, उस बारे में कुछ? देखिए, 18 नगर सेवक का जो मामला है, यही जावेद दलवी, मैंने आपका कहा महापौर जो लाखड़ा निकला, वो 2.5 साल कोई नगर सेवक से सही से बात नहीं करता था। ये पूरा शहर जानता है कि नगर सेवक को झिड़क देता था, आम आदमी को झिड़क देता था। वो तो यहाँ तक की कोशिश कर रहा था कि घर पट्टी नल पट्टी को प्राइवेट में दे दिया जाए, लेकिन यही शोएब गुड्डू है जो जावेद दलवी के आंख पर चढ़ गया था और वो काम होने दिया नहीं था और उसको हमने रोकने का काम किया था। भले वो हमारा महापौर था, मैं कांग्रेस का अध्यक्ष था और सब नगर सेवक ने भी मेरा साथ दिया था। तो ये सब दादागिरी देखते हुए, मनमानी देखते हुए, तो नगर सेवक को कहीं ना कहीं लगा कि आगे हमको भी इलेक्शन लड़ना है, ये प्राइवेट में अगर उठा के दे देगा, ये ऐसी दादागिरी करेगा, काम नहीं करेगा, तो आने वाला वक्त हमारे लिए नगर सेवक को लड़ने के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। उसको लेके कुछ मामला ऐसे आए पार्टी के अंदर कि जावेद दलवी के ये जो 18 नगर सेवक के अनबन बहुत से होते थे, बातों में लेके बहुत से मामला होते थे और जावेद दलवी इनसे बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगा था। इमरान से, अहमद से, 2-4 लोग थे, उनसे बहुत चिढ़ने लगा था। तो जब महापौर का इलेक्शन आया, मेरे इलेक्शन में भी ये लोग बहुत बदमाशी किए थे, मतलब बहुत हैरान किए थे ये 18 लोगों ने, ऐसा नहीं किया था। 18 लोगों ने मेरे इलेक्शन में बदमाशी किया, खासदार के इलेक्शन में बदमाशी किया था, सुरेश तौरे के इलेक्शन में खासदार में भी किया था। तो उसके बाद जब महापौर का इलेक्शन आया तो जावेद दलवी एक कठपुतली बनाना चाहता था कि मेरे अंडर में रहे और पैसों भी खाने मिलेगा, जो भी है सब, क्योंकि उसको मालूम है कॉर्पोरेशन में पैसा कैसे निकालना है। पैसे के मामले में वो इतना बड़ा नालायक है, अगर गोबर में भी पैसा फेंक दो वो चाट के खा जाएगा, उसको जावेद दलवी बोलते हैं। तो ये उसका इतिहास है भिवंडी के अंदर। तो उस मामले को भी लेके मैं आपको बताता चलूँ कि वो 18 लोगों को मेयर के इलेक्शन टाइम में इमरान ने अपनी वाइफ के लिए मांगनी किया था, लेडीज सीट थी, अहमद ने अपनी वाइफ के लिए मांगनी किया था और याकूब ने अपनी अम्मी के लिए मांगनी किया था और ऋषिका राका ने मांगी थी और एक वैशाली मात्रे मांगी थी। तो मुझे जावेद भाई, उस वक्त जावेद भाई से मेरी जमती थी, क्योंकि मुझे एमएलए का इलेक्शन लड़ना रहता था। तो मैं उनको अपना सरपरस्त समझ के मैंने बहुत उनके साथ में रह के एकदम घुटन जैसे ज़िंदगी गुजारा हूँ मैंने। मुझे बहुत जगह उन्होंने दबाया है, बहुत सी जगह ने हमारी मुंडी दिखा के पैसा खाया है, बहुत जगह उन्होंने लूटा है, लेकिन हम एक, समझ लीजिए हमको एक अल्फाज नहीं, वो अल्फाज नहीं कह सकता, अब सब कुछ दिखते हुए भी हम नादान बनते रहे। तो उसके अंदर इन्होंने जो जब मांगनी की, ये मुझसे कहा कि एक काम करो, ये लोग पार्टी से बहुत बदमाशी करते हमेशा, इनको सबको पार्टी से निकाल दे। तो उस वक्त जावेद भाई मुझसे जो बोलते थे मैं उस वक्त करता था, क्योंकि उनको बड़ा मानता था, बड़े के हिसाब से वो करता था। तो मैंने उनके बोलने पे पार्टी से शोरकास्ट नोटिस भी दिया, उनको पार्टी से निकाल भी दिया। निकालने के बाद उनको वापस व्हीप देने की बात आई तो मैंने मना भी किया, जब पार्टी से निकाल दिया व्हीप काहे की। तो उन्होंने बोला कि एक गेम खेल है, इनको छोड़ना नहीं है, इनको मैं बताता हूँ क्या करना है। ये अपनी आपसी दुश्मनी निकालने के लिए ये सब जो रणनीति बनाई गई थी, इसके अंदर जावेद दलवी का बहुत गलत रोल रहा है। सामने भी मिले हुए थे, बहुत से मामला थे। रशीद ताहिर मामून जो आपके अपने आप को दूध के दिलो बोलते हैं, वो कहेगा, वो उनसे बड़ा मैं समझता हूँ शहर में कोई गद्दारी नहीं है, क्योंकि वो 2 बार एमएलए भी रह चुके हैं। क्या पार्टी के लिए, शहर के लिए क्या किया आपने भी देखा है। उनका भाई नगर सेवक है। ये लोग सब अपना खाली ज़मीन जायदाद, स्कूल, रशीद ताहिर ने अपना स्कूल भी बनाया, शहर के लिए ना कोई अच्छा सोचा नहीं। क्योंकि देखो मैं एक संगठन चला, मैं एक अध्यक्ष बन के संगठन चलाया हूँ। मेरा काम था धरना, मोर्चा, आंदोलन, लोगों के लिए लड़ाई लड़ना, जो लोकल काम थे वो मैं कर लेता था। लेकिन ये आमदार का काम था, खासदार का काम था, कॉलेज का, हॉस्पिटल बनाना। लेकिन शहर लावारिस है। ये हमारे बाजू में आप देखिए मालेगांव में जाके, आज वहाँ पे कितने इदारे हैं, वहाँ पे आज जाके हॉस्पिटल देखिए, वहाँ पे आज ठीक है रोड रास्ते कम ज़्यादा, हर जगह खराब अच्छे रोड रहते हैं, लेकिन बच्चों की तालीम के लिए आज सबसे बड़ी चीज़ है। आज हमारे बच्चे भिवंडी से बाहर सबको थाना, बम्बई, पूना, औरंगाबाद वहाँ जाने को रहते थे। और हर आदमी नहीं बाहर पढ़ा सकता, हॉस्टल का पैसा खर्चा बर्दाश्त कर लेवे, इसका पैसा बर्दाश्त कर लेवे।
हाँ, तो शहर के अंदर कुछ ना कुछ होनी चाहिए बुनियादी चीज़ें, लेकिन आज कुछ भी नहीं है। ये हमारे बहुत अफसोस की बात है। तो मुझे उम्मीद है राष्ट्रवादी पार्टी में इंशाल्लाह अवार साहब के कि 2022 में जिस तरीके से आज वो काम कर रहे हैं, पब्लिक की जनता में एक मतलब आक्रोश आया है कि नहीं, राष्ट्रवादी को सपोर्ट करना चाहिए। आने वाला जो वक्त रहेगा इंशाल्लाह 2022 के अंदर, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल से कि राष्ट्रवादी का ही मेयर बनेगा और सबसे लार्जेस्ट पार्टी जो रहेगी वो राष्ट्रवादी पार्टी रहेगी। इनको पार्टी से निकाला गया, व्हिप दिया गया, देने के बाद इनके ऊपर डिस्क्वालीफाई करने का केस रखा गया। हालांकि मैंने मना किया गलत हो रहा है, लेकिन मेरी भी मजबूरी थी कि बाला साहब थोड़ा सा अध्यक्ष थे और जाहिद भाई का दबाव था मेरे ऊपर, तो मैं उनकी वजह से जो भी इन्होंने मुझे स्टेटमेंट दिलवाया उनके खिलाफ, मैंने स्टेटमेंट भी उनके खिलाफ दिया। जो उन्होंने बोला वैसा किया, चाहे मेरी मजबूरी समझो, चाहे मेरा दबाव समझो, जो भी है। लेकिन जब मैं पार्टी छोड़ दिया तो छोड़ने से पहले जावेद भाई ने कोकण आयुक्त के इधर केस किया। केस करने पे उसमें विटनेस में मेरा नाम डाला था जावेद भाई ने गवाही देने के लिए। तो उसके बाद उन्होंने गवाही नाम डालने के बाद उन्होंने मेरा नाम काट दिया, तो फिर इन्होंने गवाही में मेरा नाम डाला। तो जो सच्चाई थी, यही जो मैं बातें आपको बताया, मैंने कोकण आयुक्त के सामने रखा कि वहाँ मैं जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ और सच्चाई बोल रहा हूँ। भले आज मैं राष्ट्रवादी में हूँ तो उनको ऐसा लगा कि भाई मैं राष्ट्रवादी में गया हूँ तो कुछ ना कुछ प्लानिंग बना के 18 पहले गए फिर मैं गया, लेकिन हम दोनों के बीच में 11 महीने का गैप है। अगर मुझे जाना होता 15 दिन या महीना भर के अंदर मैं जा सकता था, 11 महीने का गैप है। और मैं कंटा के गया, मैं तो ये बोल रहा था कि खाली अध्यक्ष गद्दार को हटा दो बाजू में, आप किसी और को बनाओ। इतना सीनियर लीडर, मैं पार्टी के लिए इतनी मेहनत किया, कुर्बानी करूँ, मेरी बात सुनी नहीं गई, तो उसके लिए मैं पार्टी छोड़ा। तो मैं छोड़ता क्यों? मुझे कोई वो पार्टी से शिकायत तो थी नहीं, यहाँ के लोगों से शिकायत थी मुझे। तो ये सब मामला देखते हुए कोकण आयुक्त से अभी 18 लोगों के फेवर में फैसला आया और मैंने जो सच्चाई बयान किया, सच्चाई वही थी। और ये हकीकत जो है, कोई कुछ भी बोले, ये सच्चाई की जीत है। ये जो हुआ है फैसला बहुत सही सच हुआ है, क्योंकि पब्लिक को जिस तरीके से जावेद दलवी लोग गुमराह कर रहे हैं वो गलत गुमराह कर रहे हैं। रशीद ताई जिस तरीके गुमराह कर रहे हैं, अपनी गलती वो हम इनके ऊपर ठोप रहे हैं, वो गलत है। ऑफिशियली कैंडिडेट कोई था ही नहीं। ये पहले कैंडिडेट जो मीटिंग होती है, मीटिंग में ये फैसला हो गया था कि भाई कोई कैंडिडेट मांगने वाला है नहीं रहा कांग्रेस से, तो फिर कोई ठहराव हुआ ही नहीं। तो ये लोग ने बोगस डाला कोकण भवन में। 30 तारीख को ठहराव हुआ था ऋषिकारा का, ये तरह के कसम जिसकी खिलाना खिला लीजिए, ऐसा कोई ठहराव नहीं हुआ था। ये सब बोगस बनाया गया इलेक्शन हारने के बाद, जो व्हिप भी लाई गई इलेक्शन के बाद लाई गई, ये सब बोगस काम हुआ इनका। तो ये कहीं ना कहीं इसके अंजाम बुरा होना ही था, और जो सच्चाई थी वो सच्चाई हुई है। और मुझे अब इसलिए खुशी है कि मैं वहाँ पे ना 28 के फेवर में गया था, ना मैं 18 के फेवर में गया था। मैं एक जो मेरा गवाही थी, मैंने गवाही दिया। लेकिन अब एक अध्यक्ष से नाते, पार्टी के अध्यक्ष से नाते, अब 18 नगर से वो राष्ट्रवादी में आए, तो मुझे खुशी है कि भाई वो लोग के साथ जो फैसला हुआ सही हुआ। अभी लोग यूडी में जाने वाले, ऐसा सुनेंगे? देखिए, वो कहीं पे भी जावे, पहला फैसला जो होता है वही देखा जाता है, और यूडी में भी यही फैसला इंशाल्लाह आएगा। वो यूडी में जावे, हाई कोर्ट में जावे या सुप्रीम कोर्ट, अल्लाह ताला का एहसान है कि पहली सीढ़ी इन लोगों को कामयाबी मिली है, आगे भी इनको कामयाबी मिलेगी, ये मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि ये लोग हक पे है और मेरिट पे इनका फैसला हुआ है, और मेरिट का ही फैसला इंशाल्लाह आएगा। अब वो खिसियानी बिल्ली क्या बोलते, खम्बा नोचे, वो वाली बात वो लोग कर रहे हैं, तो उनको करने दीजिए। लोकल बॉडीज के इलेक्शन को लेकर आपने क्या तैयारी की है? बहुत सुनने में आ रहा है कि बहुत जोर से यहाँ राष्ट्रवादी वापस आएगी। मैं तो बता दिया, लोकल बॉडी के हिसाब से जो भी यहाँ पे बुनियादी काम है लोगों के रहते हैं, चाहे बच्चों कुछ पुलिस स्टेशन का मैटर हो, चाहे महानगर पालिका का कोई भी पानी का मसला हो, रोड रास्ते का मसला हो, साफ़ सफाई का मसला हो, हाईजीएम हॉस्पिटल में कोई मसले रहते हैं, बहुत से मसले यहाँ पे कोई भी केसेस जाते हैं, बोल देते हैं आगे जाओ बॉम्बे, तो वो मसले रहते हैं। वो मसले के लिए हम लोग हमेशा जाकर आवाज़ उठाते लड़ते रहते हैं। राशन डिपार्टमेंट है, तो हर डिपार्टमेंट की जो लड़ाई है हम लोकल स्तर से कर ही रहे, और ऊपर जो है वहाँ अवार्ड साहब जो वादा किया है, एक वादा उन्होंने पूरा कर ही दिया है। तो यहाँ पब्लिक को अब काम चाहिए। मैं 10 साल के अंदर कांग्रेस के अंदर, मैं आपको सिंपल से छोटा उदाहरण दे देता हूँ। मैं अध्यक्ष था, 2011 में अध्यक्ष बना था, 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, टेक्सटाइल मिनिस्टर कांग्रेस का था, माइनॉरिटी मिनिस्टर कांग्रेस का था, एक ही आदमी था, आप भी समझ रहे हैं, आरिफ नसीम खान। उनको मैंने कम से कम 10 से 12 लेटर दिया, वो एक वर्कशॉप लगाओ, भिवंडी शहर में आप आओ। भिवंडी शहर मैनचेस्टर कहा जाता है, पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा पावर भिवंडी के अंदर है। उस इंसान ने भिवंडी के अंदर एक दौरा नहीं किया पूरे पीरियड के अंदर, और ना हमारी कोई बात सुनी, बल्कि हम जाते थे 2-2 घंटा हमको बाहर बैठाया जाता था एक अध्यक्ष को, कोई बात कोई सुनवाई नहीं थी।
अभी 2019 में वापस सरकार बनी, वापस कांग्रेस का टेक्सटाइल मिनिस्टर है। आज पावर लूम की हालत इतनी ख़राब है, पावर लूम से हर बिजनेस जुड़ा हुआ है। आज आधे से ज़्यादा पावर लूम बंद हो चुके हैं। पावर लूम मजदूर बेरोजगार हो गए, कितने मजदूर हर स्टेट से लोग आके यहाँ बसे हुए हैं। आज सब लोग कितने मजदूर अपने गाँव वापस चले जा रहे हैं। लोग यहाँ भूखे जो यहाँ रह गए, आज उनके घर में भूखमरी की हालत है। आज बच्चों की फीस भरने के भी पैसे नहीं है, दवाइयों के पैसे नहीं है। तो ये आज ये हालात जो हुए, टेक्सटाइल मिनिस्टर आज कांग्रेस का है। अभी 2.5 साल सरकार को हो गया है, उससे पूछो एक मरतबा भिवंडी शहर से एक मीटिंग लिया है? भिवंडी शहर कभी आया? मालेगांव गया, कहीं गया? आप पता कर लीजिए। उसके अलावा पूरे कोविड के अंदर ये कांग्रेस का कोई मंत्री एक दौरा भिवंडी के अंदर कोई किया? ये बताइए। मैं अभी कोविड का टाइम में मैं कांग्रेस का अध्यक्ष था, उस वक्त मैं था अध्यक्ष। मैंने अशोक चौहान, बाला साहब थोराट, आरिफ नसीम खान, असलम शेख, सबको फ़ोन किया कि मुझे इंजेक्शन चाहिए, बहुत प्रॉब्लम है इंजेक्शन का, बहुत तकलीफ है, लोग ऑक्सीजन की तकलीफ है, यहाँ पे बेड कम पड़ रहे, कोविड का जब आप अपना डायलिसिस ये वेंटिलेटर कम पड़ रहे हैं, आप भेजिए। हाँ किए। बाद में ये हालत हो गई कि मेरा कोई फ़ोन उठाने को तैयार नहीं था। मैं किसके पास जाता? शहर तो हमारे ऊपर भरोसा कर रहा था, हम किसके पास हाथ फैलाते? मैंने जितेंद्र अवार्ड को फ़ोन किया, मौला अवार्ड साहब यहाँ पे कोविड के अंदर ऐसा सा प्रॉब्लम हो रहा है और इंजेक्शन की बहुत सख्त ज़रूरत है, अगर आप मदद कर देंगे बहुत मेहरबानी होगी। बोले अपना आदमी भेज। 70 इंजेक्शन उन्होंने उठा के, मुझे 50 इंजेक्शन की जो थी, 70 इंजेक्शन उस आदमी ने उठा के दे दिया। 70 इंजेक्शन दिया। मैं उस आदमी का एहसान कैसे भूल सकता हूँ। और इस सवाब जारिया का काम किया उन्होंने। इसी तरीके से मैं शमीम खान साहब को 3 इंजेक्शन, 5 इंजेक्शन, 2 इंजेक्शन करके 18-20 इंजेक्शन उनसे लिया, उस इंसान से लिया। ये मैं कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रवादी के होके उन्होंने एक इंसानियत के हिसाब से यहाँ पे मदद की। और कांग्रेस वाले कांग्रेस को क्या नाम है सपोर्ट नहीं करते। 10 साल में कोई कांग्रेस का मंत्री ने लोकल स्तर पे कोई भी मदद नहीं की। जो भी लड़ाई लड़ना था, जो भी मेहनत करना था, हम अपने स्तर पे, संगठन की हमारी इतनी मजबूत थी, उस पर हम काम करते थे। तो ये सब आधा जितेंद्र अवार्ड साहब की देख के मैं उनका जितना भी शुक्रिया अदा करूँगा उतना कम है। वो हमारे बॉस है। किंग इज़ ऑलवेज किंग एंड किंग इज़ जितेंद्र अवार्ड। ये 18 वाले मैटर में हमको डाउट था कि हमको ऐसा लगा पॉलिटिकल का बहुत दबाव कमिश्नर पे आ रहा होगा, ये फैसला गलत ना करें। अवार्ड साहब ने कहा मैं जो मेरिट रहेगा उस पर फैसला होगा, जो सच्चाई रहेगी सच्चाई की जीत होगी, आप लोग बेफिक्र रहिए। और उन्होंने पूरा उसके ऊपर नज़र बनाए रखा। और उनकी नज़र बनाए रखने पे शमीम भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, सानू पठान का शुक्रिया अदा करता हूँ, भाई साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। सब पूरी टीम इसके लिए लगी हुई थी कि जो भी है गलत फैसला नहीं होएगा। और ऊपर वाले की मेहरबानी है, आज जो 18 नगर सेवक के फेवर में फैसला आया, जो सच्चे इंसान है, जो पॉलिटिशियन है वो नाराज़ है हर पार्टी के, चाहे वो समाजवादी के हो, चाहे AIM के हो, चाहे कांग्रेस के हो, उनको तकलीफ है। लेकिन आम आदमी समझ रही है कि क्या सच्चाई है क्या गलत है। तो आम आदमी को कोई तकलीफ नहीं, आम आदमी खुश है। बहुत जीएसटी को लेकर क्या कोशिश रही 5 से 12% को? देखिए जीएसटी को लेके मैं समझता हूँ पूरे महाराष्ट्र से भी और पूरे हिंदुस्तान से हर इंसान ने, हर अपने एसोसिएशन ने अपने तरीके से तैयारी की थी। और जाके जो भी हमारे महाराष्ट्र के अजीत दादा पवार साहब, उनसे मुलाकात बहुत से लोगों ने की। लेकिन जब आखिरी वक्त आया तो हमने देखा कि एक बड़े लेवल से ही हो सकता है, तो हम शरद पवार साहब के पास गए। शरद पवार साहब से जाने के बाद उनको हमने मेमोरेंडम दिया और उन्होंने आधा घंटा वक्त दिया और एक एक पॉइंट लिख के लिया हमसे। और उन्होंने लिखने के बाद अजीत दादा पवार साहब से फ़ोन किया, क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर है, हर स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर जीएसटी का जो सेंट्रल का मेंबर होता है, तो उनको फ़ोन किया। तो उन्होंने बताया कि हमारी सब पूरे महाराष्ट्र से लेटर आया हुआ है, एसोसिएशन वालों का आया है, सब पार्टियों वालों का भी लगभग आया हुआ है, और मैं इसके ऊपर जो भी मेहनत हो सकती है करूँगा। उसके बाद शरद पवार साहब ने सेंट्रल मिनिस्टर वहाँ पे दिल्ली में बात की कि यहाँ पे पावर लूम उखड़ जाएगा। जो हालात, जो कपड़े पे आपने 5% को 12% बढ़ाया है, लोगों को पड़बड़ेगा, जो बच्चे कुछ लूम है उस पर भी ताला लग जाएगा और भूखमरी की हालत हो जाएगी। अगर किसानों के बाद कोई है तो बुनकर है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो वहाँ से उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी कोशिश चालू, कल मीटिंग है, एज इट इज़ जो रहेगा रखेंगे। ऊपर वाले की मेहरबानी है, जब रिजल्ट आया एज इट इज़ आया। मैं शरद पवार साहब का, अजीत दादा पवार साहब का और जो भी लोगों ने इतने मांगनी की थी, जो भी जाके वहाँ मिला, सबका मैं शुक्रिया अदा करूँगा। बस कोरोना और ओमिक्रॉन के लेकर आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए ओमिक्रॉन और कोरोना के लिए मैं ये कहूँगा कि अभी अल्लाह का शुक्र है भिवंडी शहर में तो काफ़ी राहत है, लेकिन ये बढ़ने को टाइम लगता नहीं है। और पिछला 2 बार हमने देख चुका है कि किस तरीके से अचानक आया है, कितने लोगों की जान लेके चले गई है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हर आदमी
हिफाजत का मतलब सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, हर आदमी सैनिटाइज़र यूज़ करें, मास्क यूज़ करें और कोशिश करें कि शहर के अंदर लोगों को समझाने की कोशिश करें। बहुत से लोगों ने वैक्सीनेशन लिया नहीं, वो ले लेवे, ये भी मेरी गुजारिश है। और बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह भिवंडी शहर में सब ठीक है, और बॉम्बे साइड थोड़ा बढ़ रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, जहाँ जहाँ आपके चैनल के माध्यम से आप बात जावे, मैं सबको जो ये बात कहा हूँ सबको मैं गुजारिश करता हूँ कि सब लोग कोरोना से कोशिश रखिए कि उससे कैसे राहत मिले। धुलिया और मालेगांव गाँव के बाद अभी भिवंडी में सेफ न्यूज़ चैनल जो चालू हुआ है, मैं इनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि आप भिवंडी शहर के अंदर अपना जो सेफ न्यूज़ चैनल के माध्यम से कोशिश करेंगे कि जो यहाँ के जो मसले मसाइल हैं वो दिखाने की कोशिश करेंगे। और मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है, जहाँ आपको ज़रूरत है हम कंधे से कंधा मिला के आपके साथ में रहेंगे, शहर के विकास के लिए आपके साथ में रहेंगे, और जहाँ भी आप बुलाएंगे हम आपके साथ में खड़े रहेंगे।